नमस्कार, हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं महिलाओं की हेल्थ की। विमेंस हेल्थ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि महिलाएं पूरे घर का ध्यान रखती हैं, बखूबी जिम्मेदारियां निभाती हैं। अगर हम बात करें, वो जॉब पर जाती हैं या फिर घर के काम करती है, लेकिन एक चीज़, वो अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं और उसके साथ शुरू होती हैं बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे दो एक्सपर्ट्स। आइए आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हुनम्मा राव, जो कि हैं सीएमओ इंचार्ज CGHS टेलीग्राफ लेन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है डॉक्टर पिकी सक्सेना, जो है डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जब महिलाएं अपनी सेहत को नजरअंदाज करना शुरू कर देती हैं तो उसके साथ शुरू हो जाती हैं कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसी को लेकर पिछले दिनों एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं उस पर एक रिपोर्ट। CSR फाउंडेशन ने बहुत अच्छा प्रयास करके सब लोगों को यहाँ बुलाया। महिला और बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय से जुड़े हुए से जुड़े हुए एक प्रोग्राम आप कर रही है कि कैंसर को कैसे प्रिवेंट करें। और हम सबको मालूम है कि ये अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। देखो, बेसिकली मैं तो कोला कल्चर बोलता हूँ। जो सही बात थी खाने पीने की, रहने की, वो अभी टोटली चेंज हो गई है। स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए अल्कोहल, टोबैको, गुटखा, वो सब चीज़ लोग बहुत यूज़ करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना है, तंबाकू का, गुटखा का व्यसन भी कम हो, ये सब करके कैंसर को कम करे, ऐसी मैं हम सबको प्रार्थना करता हूँ। हिंदुस्तान में 70% तंबाकू जो है वो खाई जाती है, स्मोकलेस टबैको जिसको कहते हैं, चाहे वो जर्दा हो, खैनी हो, गुटखा हो, और बाकी 30% सिगरेट या बीड़ी के फॉर्म में होती है। उसके अलावा इन्फेक्शन यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है या हेपेटाइटिस वायरस, उस वजह से होते हैं। तीसरा, मोटापा, हेल्दी लिविंग यानी कि एक्सरसाइज, अल्कोहल का सेवन ना करना, और साथ साथ में एक बैलेंस डाइट लेने से ज़्यादातर कैंसर हिंदुस्तान से में जो होते हैं वो बचे जा सकते हैं। वो आंकड़े जैसे डॉक्टर रवि मल्होत्रा बता रहे थे, चौंकाने वाले थे। मैं जब गया तो मुझको ये बोला गया था कि अनुराग जी, 100 पेशेंट्स में से 5 तकरीबन कैंसर के हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ कोई भी मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है कि उनको प्रिवेंशन की ओर ले जाया जा सके। उनको कोई अवेयरनेस की फैसिलिटी नहीं है। ये एक चीज़ हमको ग्राउंड पे चेंज करनी ही पड़ेगी, और ये सिर्फ जो डॉक्टर्स जैसे CSR फाउंडेशंस के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से आप बदल सकते हैं। बहुत सारे कैंसर अभी प्रिवलेंट है, जिसमें से कि लेडीज़ के कैंसर काफ़ी चिंताजनक है, और उनको कैसे मिटिगेट, उसको कैसे कम किया जाए, उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। स्पेशली वुमेन के बारे में ज़रूर कहूँगा कि जैसे ही उनको पता चलता है कि भाई पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी डिस्चार्ज है उसमें कुछ गड़बड़ी है, ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो भी, और कम डिस्चार्ज हो रहा है तो भी, डायरिया हो रहा है तो भी, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो भी, एंड मतलब कोई भी डिस्चार्ज है उसको ध्यान में रखना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को इमीडिएट। तो जितना जल्दी आप कंसल्ट करेंगे उतने जल्दी ठीक हो जाएंगे। Oral health professionals can help diagnose, the problems first go. Male or female patient, both of them are equal because the cancer doesn't differentiate between male and female. कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जब वैसे तो प्रिवेंटेबल है, लेकिन अगर वो एंड स्टेजेस तक पहुंच जाए तो ना केवल वो उस इंसान को ख़त्म कर देती है बल्कि उसके घर बार को भी ख़त्म कर देती है। विमेन में कैंसर जो है, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है। एक्सरसाइज और बेटर न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और एट लार्ज पब्लिक को अवेयर करना चाहिए रिगार्डिंग द साइंस एंड सिम्टम ऑफ कैंसर। मैं नीति आयोग भारत सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस बहुत संवेदनशील वाले विषय पे अपना हमें सपोर्ट किया। इसमें आए हुए सभी जो डॉक्टर्स हैं
यूनानी के डॉक्टर भी आए हुए हैं, होम्योपैथिक के भी हैं, अल्टरनेट मेडिसिन वाले भी डॉक्टर आए हुए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारा 5th एनुअल समिट CSR रिसर्च फाउंडेशन का हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें हमने प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ कैंसर इन वुमेन का हमने एक स्लोगन दिया है। कैंसर को केयर करने की ज़रूरत है, प्रिवेंशन करने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है। हम इस कैंसर को प्री मैलिग्नेंट कंडीशन से कैंसर जाने में हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी डायग्नोज करेंगे उतना जल्दी हम उसके प्रिवेंशन शुरू कर सकते हैं, उसका मोटिवेशन करते हैं। और जैसे स्मोकलेस टोबैको फॉर्म ऑफ ओरल कैंसर है, तो हम इसको क्विटिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसमें रिसोर्सेज कुछ नहीं चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें पार्टिसिपेट चाहिए। उसीलिए हमारा स्लोगन इस मिटिगेशन और प्रिवेंशन के लिए है, कैन केयर टुगेदर वी कैन, कि सब लोग एक साथ मिलजुल के काम करें, जिससे ये कैंसर हमारे पृथ्वी से, हमारे देशवासियों से, स्पेशली वुमेन से ये वाइप ऑफ हो सके। तो हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हुनम्मा राव। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, खास तौर पर जब हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत की, बहुत से लोग शायद ये जानते ही नहीं है कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। तो वो कौन सी योजनाएं हैं जो हर महीने की 9 तारीख पर ली जा सकती हैं अगर आप प्रेग्नेंट है तो? हर महीने की 9 तारीख को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर के साथ सेटअप होके, मतलब अल्ट्रासाउंड उस दिन फ्री होती है, इंजेक्शन फ्री होती है, दवाइयाँ फ्री मिलती है उनको, और जो भी टेस्ट उसमें प्रेगनेंसी में होती है सब कुछ उनको फ्री मिलती है। 9 तारीख को कोई भी पेशेंट, चाहे वो कहीं पे भी रजिस्टर्ड हो, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेटअप में जा सकती है। और उस दिन उसको सभी सेवाएं, जैसे जब पहली बार महिला हमारे पास आती है तो उनका ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट और बहुत सारे इन्फेक्शंस के टेस्ट होते हैं, HIV, HbA1c, ये सारे की सारे ब्लड टेस्ट, साथ ही अल्ट्रासाउंड, जो भी उस महिला को ज़रूरत है वो सारी जांचें डॉक्टर पहले तो उनका निरीक्षण करेंगे, उनकी हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, और जो भी टेस्ट की उनको ज़रूरत है वो सारे टेस्ट एक ही जगह पे उपलब्ध कराते हैं। अगर उनको ब्लड की ज़रूरत है तो उनको मुफ्त ब्लड दिया जाता है। अगर उनको एडमिशन की ज़रूरत है, कोई ख़ास विशेषज्ञ जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो सभी लोग एक जगह पे रहते हैं और साथ ही उनको सभी चीज़ों का मशवरा दिया जा सकता है। जो भी दवाइयाँ किसी भी प्रेग्नेंट पेशेंट को चाहिए वो सब सरकार ने मुफ्त उपलब्ध कराई हैं। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जानकर कि महिलाओं की सेहत कितनी ज़रूरी है उसके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई है। बिल्कुल। उसी तरह वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, इम्यूनाइजेशन की, तो वो क्या है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। आजकल क्या गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वैक्सीन बच्चों के लिए इंट्रोडक्शन कर दिया। जैसे जैसे बच्चा पैदा होता है उस दिन उसको इंजेक्शन BCG लगता है लेफ्ट आर्म के ऊपर, और ओरल पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है। जैसे बच्चा 1.5 मंथ का होता है उसको उस दिन 3 इंजेक्शन लगती है। एक इंजेक्शन हम बोलते हैं पेंटावेलेंट, पहले DPT करके लगता था, अब DPT नहीं है। अलॉन्ग विद DPT हिब एंड हेपेटाइटिस B, हिब मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और हेपेटाइटिस B हेपेटाइटिस B इंजेक्शन, और साथ में ओरल पोलियो ड्रॉप्स 2 ड्रॉप्स देते हैं, जैसे 2 बूंद जिंदगी का। और उसी तरह जब बच्चों को लूज मोशन वगैरह होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोटा वायरस ड्रॉप्स, रोटा वायरस का 5 बूंदे पिलाते हैं, अगेन सेम इसी तरह। और लास्ट मंथ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निमोकोकल वैक्सीन इंजेक्शन PCV बोलते हैं, वो वैक्सीन भी इंट्रोडक्शन कर दिया है। वो लगता है 1.5 मंथ में पहला डोज, 3.5 मंथ में सेकेंड डोज, 9 मंथ में तीसरा डोज। बिकॉज निमोनिया, खांसी, जुकाम ये जो है इन्फेंट मार्टेलिटी 1 ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, 1 साल के अंदर बहुत बच्चों का डेथ होता है। और दूसरा वैक्सीन है जैसे PCV हो गया, IPV है, वो होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इंजेक्टेबल अलॉन्ग विद पोलियो ड्रॉप्स टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम इंडिया। इंडिया से इरेडिकेट करने के लिए हम लोग IPV देते हैं, वो 2 डोज देते हैं, एक 1.5 मंथ में, एक 3.5 मंथ में। पिकी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं प्यूबर्टी पीरियड की, माहवारी के समय बहुत सारी किशोरावस्था में जो लड़कियां होती हैं उन्हें बहुत सारी दिक्कतें पेश आती हैं, तो उनका निदान किस तरह से किया जाता है?
आजकल देखा गया है कि 9 से 11 साल की उम्र में बच्चियों को बहुत जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये इसलिए ज़्यादातर हो रहा है क्योंकि पिछले 1-2 साल से कोरोना के चलते स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही, जंक फूड खा रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। एक तो उनकी क्लासेस चलती हैं, फिर इंटरनेट और टीवी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उनका जो भी फिजिकल एक्टिविटी, फ्रेंड से मिलना था वो सब बंद हो गया है। मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है बच्चों का, और जंक फूड किसी भी तरह वो खाते रहते हैं। तो बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी दे डेवलप पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इतनी छोटी उम्र में बहुत छोटी बच्चियों को ये प्रॉब्लम हो रही है, और इसके बहुत ग्रेव आगे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसका मतलब कि आगे चल के यही बच्चियां, अभी मोटापा हो जाएगा, पीरियड्स ठीक नहीं आएंगे, फिर प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। अगर किसी तरह बहुत दिक्कत से प्रेगनेंसी हुई तो उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन, अबॉर्शंस, और बहुत सारा उनका बच्चे पेट में मरने के चांसेस होते हैं। जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, और आजकल महिलाओं में देखा जाता है डायबिटीज़, थायराइड, इस तरह की दिक्कतें भी आती हैं। और अब ये शहरी प्रॉब्लम नहीं रह गई है, गांव तक पहुंच गई है। तो ऐसे में किस तरह से आप काउंसलिंग करते हैं महिलाओं की? पेशेंट जब आते हैं उनके लिए हम पूछते हैं कि व्हाट आर द फूड दे टेक, फूड किस तरह का खाना खाते हैं और किस तरह का उनका रूटीन है एक्सरसाइज। जैसे वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, मतलब घर में बाहर जाके वॉकिंग करते हैं, नहीं करते हैं, और फूड में जैसे उनका प्रोटीन इंटेक कितना है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, और फैट इंटेक कितना है, वो सब हम असेस करके उनका जो भी है उसका प्रॉब्लम को हम डील कर सकते हैं। अगस्त में फर्स्ट एक वीक होता है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक होती है। उसी तरह जुलाई में भी 1-2 हफ्ता आती है जिसमें हम लोग एनीमिया वीक होती है। उस वीक में जो है हम लोग पेशेंट को, जिसका जैसे ये प्रॉब्लम डील करते हैं, जिसको वीकनेस लगती है, उनको लगता है चक्कर आते हैं, उस तरह उन पेशेंटों को बुला के उनका जैसे हीमोग्लोबिन चेक कर दिया, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब डिटेक्ट करके उस वीक में पूरा हम लोग उनको काउंसलिंग भी करते हैं और उनको समझाते भी है। एंड वी कंडक्ट क्लासेस ऑल्सो, जैसे डिस्पेंसरी में करके उनको शोज भी दिखाते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं, और दवाई भी कैसे लेना सब कुछ बताते हैं। तो अभी जैसे हम एडोलेसेंस की बात कर रहे थे, किशोरावस्था में कुछ दिक्कतें आती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है प्रेगनेंसी के बाद भी कई बार घर वालों का प्रेशर होता है कि दूसरा बच्चा भी जल्दी कर लिया जाए। ऐसे में मतलब क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं, और कॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, और क्या क्या योजनाएं हैं जिससे आप काउंसिल करते हैं? आजकल जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम कॉपर्टी इंसर्शन। जैसे अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी, हम हर एक पेशेंट को, चाहे एएनएम है, आशा वर्कर है, उनको ये कहते हैं कोशिश ये करिए घर में डिलीवरी ना करके जो भी नियरेस्ट पीएचसी सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, या कोई भी आपका मतलब हॉस्पिटल पास में है, वहाँ पे डिलीवरी हो जाए। जैसे डिलीवरी होता है उसी टाइम हम कॉपर्टी इंसर्शन करते हैं, एंड इसका हाईएस्ट सक्सेस रेट है, क्योंकि पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा कॉपर्टी लगी है क्या है करके, एंड इट विल बी गुड ऑल्सो। और उसके बाद जैसे घर वाले फिर भी बोले बेबी करे कुछ करे, बिकॉज प्रेगनेंसी होगा नहीं, बिकॉज कॉपर्टी ऑलरेडी इंसर्टेड है। साथ में जो है अगर सपोज ऐसे कुछ हो जाए, तो जैसे पेशेंट लोग आप पूछ रहे थे कि अगर जल्दी लोग कहते हैं जल्दी प्रेगनेंसी करें, इससे नुकसान ये होता है कि जो ऑलरेडी वो ब्रेस्ट फीड कर रही है बेबी को, उस बेबी को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और खुद को उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बिकॉज शी हैज टू फीड द बेबी एज वेल एज शी हैज ऑलरेडी कंसीव्ड वन बेबी इन हर वूम्ब। तो 3 साल का गैप जरूरी है। हाँ, 3 साल का गैप जरूरी है। तो वो गैप होने से जो बच्चा पैदा हो उसका भी हेल्दी रहेगा और लेडी का भी हेल्थ अच्छा रहेगा। तो पीकी जी, पीसीओडी की अगर हम बात करें, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है कुछ बच्चों को, ऐसे में क्या तरीका अपनाया जाता है कि डाइट को चेंज करें या लाइफस्टाइल को? डाइट और लाइफस्टाइल से नियरली 80 to 90% ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ कैन बी ट्रीटेड। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके खान पान का ध्यान रखना। तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बढ़िया थाली का वो कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें आधी थाली में आप कुक्ड और अनकुक्ड वेजिटेबल्स, मतलब सब्जी पकी हुई और सैलड्स ले लें, और आधी थाली को 2 हाफ्स में डिवाइड करें। 1/4 विल बी सीरियल्स विच कंसिस्ट ऑफ इधर रोटी और चावल, और जो 1/4 बचा उसमें प्रोटीन्स लें। प्रोटीन्स का मतलब है जैसे कि आप सोया ले सकते हैं, अंकुरित दालें ले सकते हैं, छोले, चने,
पनीर और 1 गिलास दूध या छाछ या मिल्क प्रोडक्ट और 1 फल। तो अगर खान पान का ध्यान रखें और हर दिन महिलाएं कम से कम आधा घंटा, इवन प्रेग्नेंट पेशेंट्स शुड वॉक फॉर हाफ एन आवर। अगर एक्सरसाइज और डाइट का बिल्कुल ध्यान रखें, उनको हम हॉस्पिटल में आके उनके वेट के अनुसार डाइट चार्ट देते हैं और अगर वो प्रॉपरली डाइट चार्ट का ध्यान रखती हैं और रेगुलरली शुगर्स कराती है, सो मोस्ट ऑफ देम 80 to 90% विल जस्ट गेट कंट्रोल्ड बाय डूइंग डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज। यानी कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद फिजिकल एक्टिविटी। Yeah, and another important thing is that Government of India is giving iron and calcium free to all pregnant women. Whoever is coming to our hospitals, they get a very good supply of iron and calcium, folic acid, B complex, vitamin C. ये सारी चीजें गवर्नमेंट फ्री देती है सारी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो पहले से ही देनी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अगर प्लान कर रहे हैं तो फॉलिक एसिड पहले भी दिया जाता है काउंसलिंग के टाइम? आपका ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई लड़की जैसे आफ्टर मैरिज सोचती है कि अभी जैसे दे गो फॉर कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 2 years, देन वो सोचती है कि अब बच्चा करना है, तो बच्चा करने से 2-3 महीने पहले अगर वो जिंकोविट और फोलिक एसिड टैबलेट्स ले लेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जिंक और मैग्नीशियम ऐसे छोटी छोटी एलिमेंट्स है जिसकी कमी होने से हमारे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होती है, मतलब बच्चे का ब्रेन अच्छा डेवलप नहीं होता और बाकी हाथ पैर का जो हार्ट की डिसीज इस तरह होने की चांसेस होती है। अगर वो लड़की पहले ही सोच के अगर जब प्रेगनेंसी करना उससे 3-4 महीने पहले जिंकोविट और फोलिक एसिड लेना शुरू कर देगी, वो फोलिक एसिड जो है उसको प्रेगनेंसी होने में भी हेल्प करेगी, साथ में इट गिव्स हेल्प टू गिविंग बर्थ टू ए हेल्दी बेबी, दोनों चीज के लिए हेल्प करेगा, तो वो बेटर रहेगी। और कौन कौन सी समस्याएं हैं पीके जी आपसे जानना चाहेंगे? हम बात करते हैं सर्विक्स कैंसर की, तो ये आमतौर पर अब देखा जाता है कि हर घर में एक महिला इससे ग्रसित है, तो ये क्या इसके कारण है और किस तरह से इससे पार पाया जा सकता है? अगर महिला को पीरियड्स जल्दी शुरू हो रहे हैं, उनके काफ़ी सारे बच्चे हैं या काफ़ी पार्टनर्स हैं और वो स्मोकिंग करती हैं या उनको फैमिली हिस्ट्री है किसी कैंसर की, तो ये बीमारी काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखी जाती है। इसके लक्षण हैं कि उनको ब्लीडिंग होगी, मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होती है, हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने में ब्लीडिंग होती है, गंदा डिस्चार्ज आता है और पेट में दर्द होता है। ये सारे कारण अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो फौरन डॉक्टर के पास जांच करानी चाहिए। सबसे पहले इसमें मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 9 से 11 साल की उम्र में वैक्सीनेशन कैंसर सर्विक्स के बचाने के लिए उपलब्ध है। इसका नाम HPV वैक्सीन इज अवेलेबल, सर्वरेक्स या गार्डासिल करके आती है। ये HPV DNA वैक्सीन है जो कि HPV वायरस है दैट कॉजेज कैंसर ऑफ द सर्विक्स। तो अगर ये बच्चे 9 से 11 साल की उम्र में ये इंजेक्शन ले लेते हैं, इसका एक 0 डोज है, फिर उसके 6 महीने बाद डोज है, तो 2 ही डोज चाहिए। अगर 11 साल से 25 साल तक लेते हैं तो 3 डोज चाहिए, और 25 साल के बाद अगर जैसे हमारे एज के पेशेंट्स भी अगर लेना चाहें, अगर 46 एज ग्रुप तक ये लेना चाहें तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि आपको 3 डोज लेनी पड़ेंगी, 0, 6 months एंड 1 year। और दूसरी चीज़ इसकी सेंसिटिविटी और एफिकेसी थोड़ी कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्विक्स कैंसर की अगर हम बात वैक्सीन करें, और पैप्समियर कराना बहुत ज़रूरी है। 21 साल के बाद, हर 3 साल के बाद आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, बहुत छोटी सी जांच है, थोड़ा सा पानी की जांच लेते हैं और पैप्समियर अगर आपका नॉर्मल आ जाता है तो हम संतुष्ट हो सकते हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ कैंसर ऑफ सर्विक्स। सो दिस इज अ वेरी प्रिवेंटेबल थिंग। 21 साल के बाद, 21 साल के बाद 3 साल में पेप स्मीयर टेस्ट every 3 years it should be done. Okay. Breast examination is also very important. So whoever, all the women who are coming to the hospital, हम OPD के अंदर सबको breast examination भी करते हैं और उनको सिखाते भी हैं कि शीशे के सामने खड़े होके अपने सारे quadrants breast के कैसे महसूस करें, कहीं पे भी कोई गांठ लगे या निपल से कोई abnormal discharge हो या कोई bleeding हो तो immediately डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि breast cancer एक और बहुत कॉमन बीमारी। बिल्कुल, जैसे कि हमने रिपोर्ट में देखा कि कैंसर से किस तरह से बचा जा सकता है और उसी को लेकर एक सेमिनार भी हुआ। हाँ, वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी हम लोग 4 क्वाड्रेंट में करते हैं। कोई एक्चुअली नॉट इवन डिस्चार्ज, इवन कोई गांठ हो
वो गांठ को भी मतलब उसको टच करके उसको देखना चाहिए कि कोई गांठ हार्ड है, स्मॉल है, कैसा करके। फिर उस गांठ का अगर कोई हार्ड गांठ उसको फील करता है पत्थर जैसी, वो तो ज़्यादातर 99% कैंसर चीजेस होती है। बाकी सॉफ्ट गांठ भी होती है, उसको हम लोग फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि पीसीओएस जो केस होता है, पॉलीसिस्टिक, मोस्ट ऑफ द पेशेंट हु हैव गॉट पीसीओडी उनको ज्यादातर फाइब्रोएडिनोमा होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। सो लोगों को कंफ्यूजन होती है कभी कभी फाइब्रोएडिनोमा की वजह से कि ये कैंसर तो नहीं है, उसकी वजह से भी लोग टेंशन होके आते हैं। बाकी प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे ल्यूकोरिया हो गया, तो ऐसे में कैसे ट्रीट किया जाए? बहुत से कहीं ना कहीं आज भी महिलाएं जाती नहीं है गायनेकोलॉजिस्ट के पास। लिकोरिया वो होता है जैसे वाइट डिस्चार्ज होती है, बट उसको जैसे डिस्मेनोरिया फील करेगी वो, मतलब पीरियड्स में ज़्यादा, और यूरिन जब भी जाएगी उसको जलन फील करेगा, और जब भी अपने हस्बैंड से कांटेक्ट में आएगी तब भी उसको जलन होगा। ये सब जो है सिम्टम्स जो है वो लिकोरिया का वन ऑफ द वो है। और साथ में उसको बैक पेन भी होगा, बैक पेन भी जो होता है इसको सर्विसाइटिस करके बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मतलब लेडी को तो ट्रीटमेंट करना ही करना है, साथ में उसकी पार्टनर को भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। जो हस्बैंड ऑल्सो हैज टू टेक द ट्रीटमेंट, उनको भी ट्रीटमेंट करके, इनको भी ट्रीटमेंट करके तब जाके लिकोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इवन मोस्ट ऑफ द जो कैंसर केसेस होता है उसमें ये जो लिकोरिया को लोग लेडीज नेग्लेक्ट कर देते हैं जी, वही आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। वही कैंसर हाँ, सर्विसाइटिस जो होता है, अक्यूट सर्विसाइटिस शुरू में जब होता है, इसको बोलते हैं हम अक्यूट सर्विसाइटिस, जब उसको लिकोरिया प्रॉब्लम होती है, वो इसी को नेग्लेक्ट करके छोड़ती जाएगी, इट बिकम्स क्रॉनिक सर्विसाइटिस, वो लेटर इट बिकम्स सर्वाइकल कैंसर। बिल्कुल। सो इसीलिए लिकोरिया भी जिसको प्रॉब्लम है वो नेग्लेक्ट ना करे और ट्रीटमेंट खुद भी ले ले, अपनी पार्टनर को भी दिला दे, वो तभी उसका लिकोरिया का ट्रीटमेंट हो सकता है। हम बात करें अगर बाकी प्रॉब्लम्स की, तो मेनोपॉज के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं? मूड स्विंग तो बहुत ही अहम है, उसके बाद क्या बाकी बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं? मीनोपॉज के बाद हमारा ईस्ट्रोजन जो ओवरी से निकलता है, जिसकी वजह से किसी भी लेडी को प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट वगैरह के लिए, वो कम हो जाता है। उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। उसका प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाता है। एक तो उसकी कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन कम हो जाती है, उसके अलावा हमारी स्किन में चेंजेस आते हैं, हमारे हेयर ग्रोथ में चेंजेस आते हैं, फैट डिपोजिशन एब्डोमेन पे बढ़ जाता है। तो वो लेडी की जो मेंटल स्टेटस है अबाउट बॉडी इमेज, दैट बिकम्स बैड। द अदर थिंग इज दैट ईस्ट्रोजन का काफ़ी प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर कम करने में, लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स ठीक करने में। तो जब मीनोपॉज हो जाता है तो इनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन कम हो जाता है तो बोन्स भी वीक हो जाती हैं, बैक एक होएगा, पैरों में, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। और इन्हीं वजह से, और कैंसर जैसे हमने अभी पहले बात की, इनके चांसेस भी मेनोपॉज के बाद बढ़ जाते हैं। डॉक्टर हुन्नुमा, आपसे जानना चाहेंगे, अब 2 साल से तो ज़्यादातर महिलाएं घर पर ही हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो जॉइंट्स में किस तरह से दिखाई दे रही हैं, और उससे उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं घर पर रहकर? घर पे रहकर विटामिन डिफिशियंसी को, जैसे थोड़ी देर जाके धूप में बैठ जाए, उससे भी फर्क हो जाती है। और इनटेक मिल्क वाला जो होता है, मिल्क से भी, जैसे सुबह 1 ग्लास मिल्क को आप पनीर की मात्रा में भी ले सकते हैं, दही के थ्रू ले सकते हैं, या छाछ के थ्रू भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको विटामिन D3 की फिर भी लो लेवल आ रहा है, उसके लिए हम लोग को विटामिन D3 सैशे आती है। हाँ, सैशे आती है, बट बहुत छोटी पैसे की होती है, जैसे 50 रुपीज का, यानी कि हफ्ते में एक बार उससे ले, हफ्ते में एक बार उसको ले ले, 3-4 महीने तक हफ्ते में 3, मतलब वीकली वंस ले ले। उसके बाद महीने में एक बार ले ले तब भी काफी है। अच्छा, हाँ, एक बार महीने में कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें विटामिन D3 का उसका बिल्कुल कंप्लीट वो मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी मिल जाती है उससे उसको। तो कैल्शियम और D3 इनके एब्जॉर्प्शन के लिए लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ और भी चीज़ें खानी चाहिए, मान लीजिए कोई ड्रॉप आती है या गोलियां आती हैं, वो भी लिया जा सकता है? वो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, कैल्शियम वैसे डायरेक्ट भी हो जाती है, विटामिन D3 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कोई ड्रॉप्स वगैरह का। लेकिन आपने जैसा कहा कि धूप में जरूर जाने की कोशिश धूप में कोशिश करें, आधा घंटा बैठे, तो उससे उनका पूरी दिन का रिक्वायरमेंट जितना विटामिन D3 है वो उससे मिल जाती है। अगर कैल्शियम और आयरन अगर लेने की हो तो पेशेंट आजकल क्या करते हैं, ज्यादातर लोग खाना खा लिया उसी टाइम गोली खा लिया, बट उससे अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं अगर
आयरन आपको लेना है तो 2 आवर्स बिफोर फूड ले लीजिए या 2 आवर्स आफ्टर फूड ले लीजिए। उसी तरह कैल्शियम और आयरन के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप रखिए। इकट्ठा क्या ज्यादातर पेशेंट क्या करते हैं, आयरन भी ले लिया, कैल्शियम भी ले लिया, तो इवन दो दे आर टेकिंग द मेडिसिन ऑल्सो दे कम विद द प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब हम तो खाते हैं आयरन कैल्शियम, तब भी हमारे पास कमजोरी है। हमारा जी आयरन के साथ कैल्शियम ना ले, कई बार ऐसा भी कहा जाता है। हाँ 1 आवर गैप रखने से बेटर होता है, बिकॉज आयरन की अब जो मीडियम चाहिए हमारी पेट में आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए, उसके लिए दूसरा टाइप का होना चाहिए, कैल्शियम के लिए दूसरा टाइप का होना चाहिए। और आफ्टर फूड इमीडिएट लेने से आयरन अब्जॉर्प्शन नहीं होता, यूजलेस हो जाती है। मतलब even if you are taking iron also, immediately after taking food, if you take the medicine, it will not give the sufficient amount of iron which is present in the tablet. So it's better to take either 1 hour or 1.5 hour before food or after food. और कैल्शियम और आयरन के बीच में भी हाफ एन आवर या 1 आवर का गैप हो तो ज्यादा बेटर है। अब बहुत से लोग शायद ये जानते ही नहीं, अच्छा कि आपने बता दिया डॉक्टर अनम्मा। डॉक्टर पिकी आपसे जानना चाहेंगे, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास और कौन कौन सी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आमतौर पर देखी जा रही हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन तो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, वही मोटापा और मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी कम होने से पीरियड्स की प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा वजाइनल डिस्चार्ज और इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स आते हैं। फिर इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गई है आजकल। 18 to 20% ऑफ द पेशेंट्स कमिंग टू गायनी ओपीडी आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा नियरली 50% के मेल पार्टनर्स, हस्बैंड्स के सीमन में प्रॉब्लम है। तो आजकल जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो इनफर्टिलिटी की भी हो गई है, और इसमें ये देखा गया है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम पीरियड्स ठीक टाइम पे ना आने से, जिसको हम एनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं, और वो बहुत कॉमन है। और दूसरा ट्यूब्स खराब हो जाती हैं, जैसा कि हम अभी ल्यूकोरिया की बात कर रहे थे, मैडम ने बताया कैंसर भी आगे हो सकता है, सर्विसाइटिस, वजाइनाइटिस। तो ये वाले जो इन्फेक्शंस हैं ये वजाइना यूट्रस से जाके ट्यूब्स में भी चले जाते हैं और फिर पेशेंट्स की ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसके कारण भी ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखा गया है। इसके अलावा फाइब्रोइड्स काफ़ी कॉमन है, एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमन है, और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस के अंदर सीमन काउंट पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पहले जो काउंट काफ़ी ज़्यादा होती थी वो 50% से भी ज़्यादा कम हो गई है। पस सेल्स बहुत कॉमन है, हस्बैंड्स को बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, सिर्फ लेडीज़ को ही नहीं। जैसे मैम ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब हम एक लेडी को ट्रीट कर रहे हैं इन्फेक्शंस के लिए, तो उनके मेल पार्टनर्स को, हस्बैंड्स को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। क्योंकि ये इन्फेक्शन एक दूसरे से जाता है, और हस्बैंड के अंदर इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाती है, पस सेल्स बन जाते हैं और वो प्रेगनेंसी नहीं करा पाते, और जो लेडी है, फीमेल पार्टनर है, उसकी ट्यूब्स खराब हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है। हमारे पास समय कम है, लेकिन हम आपसे एक मैसेज ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि वुमेन स्पेशल प्रोग्राम है, किस तरह महिलाएं अपना ख्याल रखें? वो अपना डाइट वगैरह जो भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक थाली वाला सिस्टम जी, हाफ एक प्लेट में अपना जरूर देख ले कि हाफ कुकड वेजिटेबल्स, हाफ कुकड, और साथ में प्रोटीन के लिए पनीर, दाल, जो भी सीरियल्स है, और एक 1/4 में दाल, रोटी और चावल, जो भी है उस हिसाब से अपना 2 टाइम ये ले ले। और सुबह नाश्ते के लिए तो वो जैसे स्प्राउटेड वगैरह हो गया, और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह इस तरह का ले ले, तो फाइबर्स भी ले, फाइबर्स भी साथ ले ले, तो अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखेगी तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा, एंड हमारा जो जनरेशन है वो भी अच्छा रहेगा, जो भी प्रॉब्लम डील कर रहे हैं दैट विल आल्सो बी गुड। बहुत खूब। डॉक्टर पिकी सक्सेना, मुझे लगता है कि शुरू से ही हमें गर्ल चाइल्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, और महिलाओं को ये समझना है कि ये एम्पावरमेंट का टाइम है, हमें खुद अपना ध्यान रखना है। ये नहीं कि जैसे पुराने समय पे और गांव में अभी भी महिलाएं लेट खाना खाती हैं, उनको न्यूट्रिशन किचन को कंट्रोल करना है, डाइट कंट्रोल करनी है, और सिर्फ दूसरों का नहीं, अपना ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी अपनी हेल्थ में आपको प्रॉब्लम लगती है, थकावट लगती है, डिस्चार्ज होता है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है, या मीनोपॉज वाली प्रॉब्लम है, अपने को नेग्लेक्ट नहीं करना है, जाके डॉक्टर के पास ज़रूर मिलना है, क्योंकि सभी बीमारियों के बहुत अच्छे इलाज हमारे पास हैं। और एक्सरसाइज भूलनी नहीं है, एक्सरसाइज खुद भी करनी है और अपने परिवार के सभी लोगों को करानी है। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि महिलाएं अपनी सेहत को नज़रअंदाज तो करती हैं, लेकिन अब ज़रूरत है उन्हें
अपनी और ध्यान देने की, एक एनुअल चेकअप कराने की, क्योंकि एक माँ शायद खुद भी ढंग से नहीं खाती और वही अपनी बच्ची को भी नहीं सिखाती है और आगे चलकर ये एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो चलिए आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपने घर की महिलाओं का और आसपास की सभी महिलाओं का ख्याल रखेंगे ताकि वो अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो। फिलहाल हेल्दी इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।